आई होप आपने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो आज से हम भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करेंगे सबसे पहले माइनर लॉज। हालांकि झारखंड एपीओ मेंस में मेजर लॉज की भी क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पुराने लॉज आ रहे हैं, क्रिमिनल लॉज, इसलिए थोड़ा सा डिले होता रहता है। बट क्लासेस हम एज यूजल उसको शेयर करते रहते हैं। यूपी एपीओ में न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे, इसीलिए झारखंड के साथ कंबाइन नहीं हो सकते थे। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं माइनर लॉज में जो एक साथ कंबाइन करके हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो जो बच्चे झारखंड एपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है कि जो हमने क्रिमिनल लॉज का पेपर शेयर करा था आपसे, और इसके बाद हमने बाकी सारे पेपर्स भी आपके साथ शेयर करे थे। जो लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 8, इस अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज या ओल्ड क्रिमिनल लॉज जो आपके फैमिलियर लॉज हैं, मेजर लॉज, उसमें ऑलमोस्ट सबका थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ एक ही कंटेंट हो जाता है, और लगभग सभी लॉ के सीरियस स्टूडेंट जो मेंस में हैं वो अपीयर होते हैं और वो आंसर्स लिखते हैं। जो कंपटीशन बैठता है वो बैठता है आपका माइनर लॉज में। ठीक है, साथ ही साथ लैंग्वेज और ग्राम जीके जीएस के पेपर में। So I am going to start with Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। ये लॉ एज द नेम सजेस्ट आपको बात करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों की प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, ये लॉ क्या है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। याद रखना स्टूडेंट, इस लॉ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, जो शब्द है, वो है एट्रोसिटीज, यानी अत्याचार। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यही है, क्योंकि यहाँ पर एट्रोसिटीज की जो डेफिनेशन दी गई है वो काफ़ी वाइडर है एज पर सेक्शन 3। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एट्रोसिटीज में बहुत वाइडर स्कोप लिया है, सो दैट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमिलेशंस, इंसल्ट और डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कवर्ड अंडर दिस टर्म। ठीक है, एट्रोसिटीज के अंदर वो सारे टर्म आ जाए, इसलिए इसका मीनिंग बहुत ही वाइडर रखा गया। इस लॉ को स्टूडेंट हम पढ़ें, इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि हमेशा याद रखिए, एज अ लॉ स्टूडेंट जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ो, चाहे वो मेजर लॉ हो, माइनर लॉ हो, सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, वट एवर द लॉ इज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो मेंस का आंसर होगा, इसमें इंट्रो सेक्शन में, यानी जो सबसे पहला पार्ट है इंट्रो, इसमें इट्स बेटर फॉर यू टू राइट सम पॉइंट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप संविधान के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़रूर डालें। इससे एग्जामिनर पर इम्प्रेशन अच्छा बनता है, और एग्जामिनर को पता होता है कि क्योंकि आप ग्रैंड नॉर्म से अच्छे से फैमिलियर हैं, अपने संविधान से अच्छे से फैमिलियर हैं, तो आप फिर माइनर लॉज और मेजर लॉज पर भी अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट यू शुड नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इस लॉ की बात करें स्टूडेंट, कि ये जो लॉ है जिसको आप देख रहे हो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989, इसको अगर हम संविधान से कनेक्ट करें तो हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इस पर हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, और इसके बाद हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए प्रोटेक्शन की बात कही गई है या उनके प्रमोशन की बात कही गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ऐसे बैकग्राउंड ये थे, क्या ऐसे पॉइंट्स थे, क्या ऐसे सरकमस्टांसेस थे, परिस्थितियां थी, जिनकी वजह से हमने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया। सो बैकग्राउंड स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपको पता होगा कि इंटरप्रिटेशन में भी तो हम यही पढ़ते हैं ना, कि जब भी किसी लॉ को आप पढ़ते हो, उसका पर्पस जाना है, तो फिर आप मिसचिफ रूल पर आ जाते हैं। यानी आप देखते हैं कि ऐसी क्या मिसचिफ थी, ऐसी क्या फॉल्ट था, क्या लूपहोल्स था, जिसको लेकर कोई रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और उसी लूपहोल्स को रिमूव करने के लिए कोई लेजिस्लेशन आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इस लॉ को इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद क्या था, क्या ऐसे फ्लॉज थे जिसमें एग्जिस्टिंग लॉज प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात कर लेते हैं हमारे प्रियम्बल के बारे में। करेक्ट, अब देखो, प्रियम्बल इज द की टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हो कि प्रियम्बल में दिए गए शब्द ऑल्दो वेरी लिमिटेड है, लेकिन इसके बाद भी संविधान के हर डिफरेंट प्रोविजन, जितने भी स्कैटर्ड प्रोविजंस है, उन सबको ड्राइव किससे किया गया है? प्रियम्बल से।
तो अगर हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आज लॉ पढ़ रहे हैं, माइनर लॉ, तो अगर हम संविधान पे जाके देखें कि संविधान में इसको हमने कैसे ड्राइव करा है, तो प्रियम्बल सबसे पहले आए। प्रियम्बल में स्टूडेंट जब आप पढ़ते हो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये जो आपका टर्म है जस्टिस यानी न्याय, किसको? सोशल, राइट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जो आप तीनों की बात कर रहे हो, ये तीनों डायमेंशन से जस्टिस प्रोवाइड करना। अगर आप सोशल जस्टिस की बात करें तो आपका ये चीज़ इनकम्प्लीट होगा अगर आप जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाते, अगर उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर वो इकोनॉमिकली बिल्कुल आप यू कैन से कि मेन स्ट्रीम से एकदम एक्सक्लूडेड है ना, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इससे क्या होगा? उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो प्रियम्बल हमारा सबसे पहले आगे बढ़कर आता है और कहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सबसे पहले हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जस्टिस देना है, विच इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल वी प्रमोट दिस वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि अगर आप अपने मेंस के आंसर में लिखोगे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आप क्या डालोगे? प्रियम्बल। अब स्टूडेंट प्रियम्बल के बाद याद करिए और कोई प्रोविजन ऐसा है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड बात की गई है? यस, आर्टिकल 15 को याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि ये जो आर्टिकल 15 है इसमें है प्रोविजन, और किस चीज की प्रोविजन है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किस बेसिस पर? अब उसमें वेरियस टर्म दिए हैं जिसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ रिलेट करेगा वो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो हालांकि वहाँ पर सेक्स बेस्ड, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज है, हम क्या लेंगे? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब आर्टिकल 15 ने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर लिया, तो आर्टिकल 15 को आप जरूर रिफर करेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर आप याद करें तो आप कहोगे आर्टिकल 17, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और स्पेशली प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 17 इज इन क्वेश्चन। रीजन बीइंग अभी सबरीमाला जजमेंट पर रिव्यू चल रहा था। रिव्यू कहने का मतलब कि अभी लार्जर बेंच को रेफरेंस किया गया है कि इसको डिसाइड करें, वहां पर भी आर्टिकल 17 पर अगेन एंड अगेन डिस्कशन किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 17 में हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो करेंगे कि आर्टिकल 17 में क्या है। आर्टिकल 17 में सिंपली कह दिया कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, है ना, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अब देखो सबसे पहली बात क्या बोला कि इसमें कह दिया कि अनटचेबिलिटी क्या है? इज अबॉलिश्ड। तो यहाँ से अब तो अनटचेबिलिटी खत्म। और आप हम सभी जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के मोड थे उसमें एक वन ऑफ द रीज़न था अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी अब एबॉलिश कर दिया क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारा संविधान आ गया विच प्रोवाइड जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल टू एवरीवन। तो यहाँ पर हमने एबॉलिश कर दिया। अब एबॉलिश करने के बाद आर्टिकल 17 बात क्या करता है कि एबॉलिश करने के साथ साथ हम क्या करेंगे? कोई भी किसी भी तरीके की अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको क्या करेंगे? पनिशेबल करेंगे। तो नॉट ओनली एबॉलिशमेंट का डिक्लेरेशन हुआ, साथ ही साथ आर्टिकल 17 के अंदर ही ये कह दिया कि ये ऑफेंस होगा और इसको पनिश किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन कम कि क्या संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट किए जाने वाले ऑफेंसेस में पनिशमेंट का प्रोविजन है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो हमें किसी पैनल लॉ में जाना पड़ेगा। अब अगर आप बात करोगे पैनल लॉज की तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पैनल लॉ रहा है 1860 से वो है इंडियन पैनल कोड। तो अब हम क्या देखेंगे कि इंडियन पैनल कोड या और भी कई लॉज बने होंगे जो अभी मैं एड्रेस नहीं कर रही यहाँ पर, जिसमें इसको पनिश किया गया होगा। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 17। इसके बाद और अगर हम प्रोविजंस पे जाएं तो और बताइए। देखिए अब अगर कुछ भी आप आर्टिकल्स लिखते हो तो आप एक आर्टिकल तो हमेशा याद रखते हो, वो है आर्टिकल 21। ये बात किसकी करता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की, है ना।
अब जो हम लाइफ की बात कर रहे हैं और डिग्निटी नहीं दे रहे हैं उनको, तो फिर ऐसी लाइफ क्या? तो आपको याद होगा जब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, सो मन वर्सेस इलियास से लेकर वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पर लाइफ विद डिग्निटी को बहुत टॉप प्रायोरिटी दी गई है। यानी लाइफ इज नॉट द लाइफ जस्ट लाइक एनिमल्स, है ना। लाइफ का मतलब होता है विद डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट, विद इक्वलिटी, राइट। तो ये आर्टिकल 14 जो मैंने यहाँ रेफर नहीं किया, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, ये तो आप कहीं पर भी रेफर कर सकते हो जब कभी भी हम इक्वलिटी की बात करते हैं और राइट टू लाइफ की बात करते हैं। सो हम आर्टिकल 21 को भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम जाएंगे अब डीपीएसपी में, ठीक है। तो प्रियम्बल हो गया हमारा, उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हो गए इतने। अब हम किस पे जाएंगे? अब हम देखेंगे कि डीपीएसपी में भी क्या कोई प्रोविजंस है रिलेटिंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को याद करो, ये क्या बात करता है? ये सिंपली बात करता है कि जो भी सोशल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं या बाकी जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा, है ना। प्रमोट क्या करेंगे? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पर आर्टिकल 46 भी मिल गया, इसको भी प्रमोट करेगा संविधान। तो जैसे ही यहाँ बात देखने को मिलती है तो SC, ST और अदर वीकर सेक्शंस की बात कही गई है। अदर वीकर सेक्शंस में अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में जो डिस्कशन हो रहा है वो है EWS में आने वाले लोग, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक नई मेन स्ट्रीम निकाली है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 46 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों की इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ये दिया गया आपको डीपीएसपी में। तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो हमें ये मिल गए। अब आप सोचिए और भी क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जिसमें बात की गई है? तो देखो, अगर आप ज़्यादा नहीं लिखना चाहते, बिकॉज मेंस के पर्पज से हम लिमिटेड लिखते हैं, तो हम वो आर्टिकल ज़रूर मेंशन करेंगे जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A ये ज़रूर रेफरेंस कर दीजिएगा, ठीक है, संविधान के। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 338 यानी 338 एंड 338A, इनमें नेशनल कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही गई है ना। नेशनल कमीशंस बनाए जाएंगे इनके लिए, किनके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और ये क्या करेंगे? नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जहाँ कहीं भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटी के लोगों को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं, उनसे उनके लिए के रिसर्च करना, उनके लिए इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस करना, रिपोर्ट लेना, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो नेशनल कमीशंस करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर मेंबर जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के भी होंगे। इसको आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में रिफर कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने ये डिस्कस करा कि कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के इसमें लगा सकते हैं। अब देखो, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस करा है तो कितना बेटर हो कि अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल कन्वेंशंस का भी मेंशन कर दें, है ना। अगर कुछ है इंटरनेशनल कन्वेंशंस या ट्रीटी तो उसको भी रिफर कर दें, सो दैट आपके आंसर में थोड़ी और क्वालिटी आ जाए। अगर हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस या ट्रीटी की बात करें स्टूडेंट, तो एक कन्वेंशन है ICERD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ, फिर से नोट करिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बात वही आ गई ना। तो ये जो है ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन है और हम यूएनओ के मेंबर्स हैं। ऑल द 193 मेंबर्स ऑफ यूएनओ जो है वो क्या बात करते हैं? ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो चाहो तो आप बिल्कुल जैसे हम लोग संविधान को नोट करते हैं,
इसी तरीके से जब भी आप इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन का मेंशन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप चाहो तो यूएनओ कर दो, है ना, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 13, राइट, यहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करिए, साथ ही साथ जो इसका आर्टिकल नंबर 1 है ना, आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 2 यानी प्रिंसिपल और पर्पजेज जो यूएनओ के पढ़ते हैं उसमें भी ह्यूमन राइट्स की बात करिए। और ह्यूमन राइट्स में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स तो आते ही है ना। तो जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या बात करें, यहाँ हम बात करें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये है 1966 में, ठीक है। चाहो तो इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन elimination ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ, ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा आगे पीछे मैंने कर दिया, आप अपने प्रॉपरली लिख लो, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1966। ये भी बात करता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो भी सोशल स्टेटा ऑफ सोसाइटी है उनको क्या करा जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, उनको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ठीक है। चलो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बैकग्राउंड, है ना। तो ये हमने कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन। नोट्स हमने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए थे, बट कि नोट्स में हर चीज़ हम एड्रेस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हम लोग क्लास में रैंडम याद आती है चीज़ें तो हम रैंडम बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये नोट्स लिमिटेड होते हैं, आपको क्लास लेक्चर्स में जो जो चीज़ें मिल रही हैं उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि हम जब संविधान हमारा आया और हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की प्रोटेक्शंस की बात करी तो उस टाइम पर एग्जिस्टिंग लॉज क्या थे, बिकॉज हम जिस लॉ की बात कर रहे हैं वो आता है 1989 में। तो एक बार देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कौन कौन से लेजिस्लेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे तो फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या ऐसा लूपहोल्स था जिसको एड्रेस ना करने की वजह से हम ये लॉ लेकर आए, ठीक है। तो आप नोट्स अपने चेक करो, देखो हमने नोट्स में मेंशन किया है कि नहीं, यस। तो ये देखो नोट्स में हमने मेंशन ऑलरेडी करा है कि यहाँ पर जो इसके प्रेडिसर्स थे, जो इससे पहले लॉज थे, वो एक था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, राइट, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। और दूसरा इसके बाद जस्ट इसी के बाद जो एक और आता है सेम ईयर में, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें तो दो लॉ एग्जिस्ट करते थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए। एक था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 और दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके साथ इन एडिशन टू दैम एक और लॉ था और दैट इज कॉल्ड इंडियन पैनल कोड। लेकिन इंडियन पैनल कोड और अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 होने के बाद भी द ऑफेंसेस अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट वर एट पीक, बहुत बढ़ते जा रहे थे, कोई सुधार नहीं था, बराबर ऐसे केसेस हो रहे थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता था, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती थी, एकदम एक फियर था, है ना, और एक स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, एक रिजिड लॉ की कमी थी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये 3 लॉज होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि हमें ये लॉ लाना पड़ा, ठीक है। सो अल्टीमेटली इतने सारे एग्जिस्टिंग लॉज के बाद भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो ऑफेंसेस थे उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा था। उनके लिए कोई एक्सक्लूसिवली ट्रायल सिस्टम नहीं था, कोई स्पेशल कोर्ट्स नहीं थे, रिग्रेस पनिशमेंट नहीं थी, डेटरेंट कोई प्रोविजंस नहीं थे, और ये चीज़ें कंस्टेंटली चली जा रही थी। सो टेकिंग ऑल दीज थिंग्स और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, साथ ही साथ पार्लियामेंट में जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को एड्रेस करने वाली कमिटीज थे, उन्होंने भी ये चीज़ बोला कि देन नाउ देयर इज़ अ नीड
कि एक प्रॉपर लेजिस्लेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इंट्रोड्यूस किया जाए, वो लॉ जो स्पेशली डील करे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड ऑफेंसेस को, और साथ ही साथ उसमें इतने डेटरेंट प्रोविजंस डाले जाए कि उसको लोग दोबारा वो चीज़ें ना कर पाए। तो यहाँ पर फाइनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को एड्रेस करने के लिए एक एक्सक्लूसिवली लॉ को लाया गया। अब जब ये लॉ आता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर बात आती है कि जब आप किसी लॉ को पढ़ते हो तो उसके कुछ पर्पस होंगे। अगर हमें ये देखना है, ठीक है, कि वाई दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस, अगर तो हमें ये देखना होगा कि इसके ऑब्जेक्ट क्या थे। इसके लिए हमें पढ़ना होगा इस लॉ का प्रियम्बल। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट कि जब भी आपको किसी लॉ का पर्पस देखना हो और ऑब्जेक्ट देखना हो तो एक बार उस लॉ का प्रियम्बल जरूर पढ़ें, जो बैरक की बिल्कुल बिगनिंग में टॉप पर दिया होता है। यहाँ पर इस लॉ का जो आज हम लॉ पढ़ रहे हैं, इसका प्रियम्बल कहता है कि दैट दिस लॉ इज, क्या कहता है, दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज। ये जो एट्रोसिटीज होती है किसके साथ, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ, जो एट्रोसिटीज होती है उसको रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या दिया है, टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोड्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस। अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है इनके अगेंस्ट, तो उनके लिए जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स है वहाँ पर ट्रायल ना हो, बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस होते हैं और वहाँ का प्रोसीजर जनरल प्रोसीजर होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और वो लॉन्ग टाइम ले लेता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट्स हो, ये इसलिए लॉ आया है। तीसरा जो इसका पर्पस है इस लॉ का, वो ये है कि इनकेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ अगर कोई अट्रॉसिटी होती है तो एक तो एक्यूज का प्रोसिक्यूशन किया जाए और दूसरा कुछ रेमेडीज भी तो प्रोवाइड की जाए। तो नॉट ओनली दिस लॉ टॉक्स अबाउट पेनल प्रोविजंस अगेंस्ट द ऑफेंसेस, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ सच ऑफेंस। जिनके साथ ऐसा ऑफेंस होता है उनके रिहेबिलिटेशन के प्रोविजंस भी किए जाए और उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। एंड साथ ही साथ क्या बोला, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम एट्रोसिटीज जो होगी इनके अगेंस्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए काम करेगा ये लॉ, स्पेशल कोर्ट्स बनाएगा इनके लिए ट्रायल के लिए, और साथ ही साथ विक्टिम्स के रिहेबिलिटेशन के प्रोविजंस होंगे। एंड द लास्ट वन विच इज रेजिडरी, कि और कोई भी ऐसे मैटर जो डायरेक्टली इनसे कनेक्टेड होंगे उनके लिए भी बात करेंगे। तो ये हमने बात किसकी कर ली, इसके ऑब्जेक्ट्स की जो इसमें लिखा हुआ है। तो अगर आपसे मेंस एग्जामिनेशन में इसी पर ही क्वेश्चन बन जाए और कहा जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स टू इंट्रोड्यूस दिस लॉ, तो 3 तो आप प्रियम्बल से कॉपी कर दोगे, कॉपी इन द सेंस कि आपको ऑलरेडी आते हैं, है ना। एक क्या करेगा, आपने लिख लिया कि भाई प्रिवेंट करेगा क्या, द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, कमीशन ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा एट्रोसिटीज अगेंस्ट, है ना, ये शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब। दूसरा क्या है, क्या प्रोवाइड करेगा, स्पेशल कोड प्रोवाइड करेगा, एक ये भी चीज़ थी। और तीसरा क्या करेगा, रिहेबिलिटेशन की बात इसमें कही गई, करेक्ट। साथ ही साथ इन एडिशन टू दिस कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो ये प्रॉपरली एड्रेस कर पाता है ये लॉ, इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आपको और ऑब्जेक्ट्स इसके देखने हैं तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात ये थी कि जहाँ नॉर्मल जो आप जनरल लॉ है, जैसे इंडियन पैनल कोड है, ये बाकी जो लॉ है जो मैंने अभी एड्रेस करे, वहाँ पर पनिशमेंट जो थी वो इतनी रिगरस नहीं थी। बट अगर आप इस लॉ की बात करें तो इसमें रिगरस पनिशमेंट है, यानी यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो काफ़ी रिगरस है ना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिगरस पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो एक तो ये बात है, रिगरस पनिशमेंट है। दूसरी बात है इसमें और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो भी ऑफेंडर्स होंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड,
इनकी प्रॉपर्टीज की अटैचमेंट की भी बात कही गई है कि इसमें उनको और डिटरेंट प्रोवाइड करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को क्या करा जाएगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी यहाँ पर कर दिया गया कि इसमें जो वन ऑफ द पनिशमेंट है वो ये भी है कि प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी, किसकी, ऑफेंडर्स की। ये इसमें थोड़ा सा स्पेशली ऐड ऑन किया। इसके बाद और अगर हम इसमें देखें और क्या कहा गया, देखिए जनरली क्या होता है कि जो ऑफेंस होता है इनके अगेंस्ट, वो इसमें ऑफेंस किया जाता है जनरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो हाई क्लास ऑफ सोसाइटी है, जो हाई कास्ट के लोग हैं। अब हाई कास्ट इन द सेंस ऐसा अज्यूम किया जाता था, अभी अभी की मैं बात नहीं कर रही, बट जब ये लॉ बना और अब तक लगभग बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ रही कि हाई स्टेटस ऑफ सोसाइटी होते हैं, इनके पास इकोनॉमिकली पावर होता है, मैन पावर होता है, इकोनॉमिक पावर होता है, पॉलिटिकल पावर भी होता है। तो अगर ऑफेंडर इतना स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर उसके पास एक और हथियार होता था, आप कह सकते हो वेपन एज ए यूज एंटिसिपेटरी बेल का, कि जैसे उनको लगता था कि एप्रीहेंशन है कि उनको ऐसे ऑफेंस में अरेस्ट किया जाएगा, तो उससे पहले ही वो एंटिसिपेटरी बेल ले लिया करते थे कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से। इस लॉ में एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजंस को भी हटा दिया गया। इसमें कहा गया कि इन जनरल आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा अगर आपके अगेंस्ट प्रमा फसाई है ना स्ट्रॉन्ग सस्पेशन है कि ऑफेंस किया गया है। हालांकि एंटिसिपेटरी बेल पर काफ़ी सारे केसेस भी हम यहाँ पढ़ते हैं, अमेंडमेंट ऑफ 2018 पढ़ते हैं, सुभाष महाजन का केस पढ़ेंगे, बट ये एट द लेटर स्टेज, अभी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इस लॉ में क्या क्या था। तो ये लॉ क्या करता था, इट प्रोविड्स ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल टू द एक्यूज, है ना। और क्या था यहाँ पर, इसके साथ साथ और कई सारी ऐसी चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं यानी ऑफिशियल बॉडीज़ हैं, इनको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया। ऑफिशियल बॉडीज़ यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको बोला गया कि भाई आपको भी पनिशमेंट होगी अगर आप डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ करते हो, है ना, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ करते हो। इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा रिग्रेस प्रोविजंस डाले गए। तो पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट भी रिग्रेस प्रोविजंस डाले गए सो दैट दे कैन गो फॉर स्मूथ प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन, जो भी उनकी ड्यूटीज़ है उसको प्रॉपरली फुलफिल करें। तो ये इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके। अब यहाँ पर अगर हमने इसके ऑब्जेक्ट्स देख लिए तो अब बात ये आती है कि इन ऑब्जेक्ट्स को, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिए। यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने कवर कर लिया इतने सारे पॉइंट्स में। अब इन ऑब्जेक्ट्स को कवर करने के साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, और इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, क्या किसी की ड्यूटी भी है। तो इस लॉ की एक बार इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर देख लेते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कैसे होगा, ठीक है, और क्या सक्सेसफुली किया जा रहा है कि नहीं। इसको इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है स्टूडेंट कि अभी आई थिंक झारखंड एपीओ में एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि अभी तो मैंने आपको कई सारे ऑब्जेक्ट बता दिए कि इसका ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी करेगा, ये भी करेगा, है ना, प्रोसिक्यूशन फास्ट होगा, एक्सक्लूसिव ट्रायल होगा, राइट, एंटिसिपेटरी बेल नहीं होगा, पब्लिक ऑफिसर्स को भी ड्यूटी बाउंड किया जाएगा, अक्यूज की प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लिया जाएगा, पनिशमेंट डिटरेंट होगी कि कोई भूल के भी ये गलती ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, अट्रॉसिटीज़ ना करे। अट्रॉसिटीज़ की डेफिनेशन को बहुत वाइडर कर दिया गया, इकोनॉमिक भी आ गई इसमें, बाकी जो और सारी सोशल भी है, बहुत सारी चीज़ें आ गई इसमें। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि झारखंड एपीओ में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं यहाँ आपको रेफर कर देती हूँ, सी दिस, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पर, ये जो पेपर है आपका झारखंड एपीओ का, इसमें जो लास्ट, मैंने पहले भी कहा कि ग्रुप नंबर सी का पेपर आता है, पेपर नंबर 8 में लास्ट क्वेश्चन आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ था, और इस क्वेश्चन को आंसर करना भी अपने आप में एक एक डेप्थ की रिक्वायरमेंट मांग रहा था। अब देखो क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़िए। इसमें दिया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 has been described as a legislation having many teeth। अब देखो कहा गया कि जो लॉ है इसके कई सारे टीथ हैं। अब टीथ की बात है तो आप समझ ही गए होगे, टीथ का मतलब पावर्स, है ना, इसके जो इसके फीचर्स आप कह सकते हो, है ना, तो कई सारे फीचर्स हैं इसके। लेकिन इसमें जो आगे लिखा विच शेल्डम बाइट, मतलब पावर्स तो बहुत ज़्यादा है, टीथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाइट बहुत कम करते हैं, यानी इसको प्रॉपरली
यूटिलाइज बहुत कम किया जाता है ना। आ गया ना वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें कहा गया कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? जरा क्रिटिकली एग्जामिन करो कि फैक्ट क्या है। हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वो एक ऐसा अधिनियम बताया जाता है जिसके बहुत सारे दांत हैं, वह कदाचित काटते हैं, बहुत ही कम, हार्डली ऐसा होता है कि वो यूज की जाए। आप इस बात से अगर सहमत हैं तो अपने व्यूज रखें और इसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है। अब ये जो बात आ गई, अगर आपको मेंस में लिखना हो स्टूडेंट, तो इमेजिन करो अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया इससे मैंने क्या क्या पढ़ाया। ठीक है। तो अगर इसको आंसर करना हो तो इसमें सबसे पहली बात क्या कही गई? कहा गया कि मैनी मैनी टीथ है इसके। तो पहले जब आप मेंस का आंसर करते हो ऑलवेज रिमेंबर रखिए, अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है, कैसा आया है क्वेश्चन? स्टेटमेंट बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो बता देती हूँ। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो एक नहीं कम से कम 3 बार स्टेटमेंट को पढ़ो, क्योंकि स्टेटमेंट को जब तक आप कई बार नहीं पढ़ोगे आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर ये स्टेटमेंट क्या चाहता है कहना और क्या डिमांड है इसकी आंसर लिखने में। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ोगे, चाहे वो संविधान में क्वेश्चन आया हो, चाहे माइनर लॉज में, मेजर लॉज में, किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जाए, स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ो। 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्पिरिट क्या कह रही है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में भी इसमें कहा था कि इस लॉ में कई सारे टीथ हैं और आपको ये बात समझनी जरूरी थी कि टीथ मतलब पावर्स। तो क्या करेंगे, आप एक बार इंट्रोडक्शन में ये बातें जरूर लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में ये बातें लिखेंगे, इसका मतलब जो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट रिफर करा वही यहाँ से मेंशन कर दीजिएगा कि इस लॉ में ये पावर है ना, एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजंस नहीं है, एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट्स है इसमें, प्रोसिक्यूशन जो ट्रायल सिस्टम है वो फास्ट स्पीडी किया जाएगा, अपील के प्रोविजंस रखे गए हैं, है ना। साथ ही साथ इसमें पब्लिक ऑफिशियल्स, वो सारी बातें जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती, आपने पढ़ रखी उनको आप लिखिए, है ना। तो आप ऐसे लिख लोगे। इसके बाद आप इसको, क्योंकि इसमें दूसरा जस्ट उसके बाद दिया था कि इट्स सेल्डम बाइट, बहुत कम काटता है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसमें है स्टूडेंट? इम्प्लीमेंटेशन में, है ना। प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। अगर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो इसको आप लिखना है, लेकिन आप अपने व्यूज तो लिख नहीं सकते इमोशनली कि हाँ बिल्कुल नहीं होता, हमारे गांव में तो ऐसा होता है, आज भी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं लिख सकते ना। एज अ लॉ स्टूडेंट आपको इसको सप्लीमेंट करना होगा, या तो किसी थ्योरी से, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, और सबसे बढ़िया है सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है जिसमें इस तरह की बात की गई है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, ये 2016 का जो केस है, वो मैं केस आपको मेंशन कर देती हूँ और वो केस आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। वो है नेशनल कैंपेन। आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ इसमें क्या कहा गया। नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स एंड अदर्स वर्सेस, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2016 का जजमेंट है स्टूडेंट। द ग्राउंड रियलिटी इज, जो पेटिशनर ने यहाँ पर फाइल किया, एक्चुअल में यहाँ अगर आप इसका बैकग्राउंड देखोगे ना तो पेटिशनर ने यहाँ पर रिट पिटिशन फाइल की थी और मैंडेमस इशू करने के लिए कहा था। अब तो जानते ही हो मैंडेमस क्या होता है। मैंडेमस जब कोर्ट इशू करता है तो वो या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी को ये डायरेक्शंस देता है कि आपने कोई ड्यूटी है कि जो फुलफिल करनी है ना। और ड्यूटीज कौन सी? वो ड्यूटी जो इसेंशियल है यानी मैंडेटरी ड्यूटी है। ऐसी ड्यूटी जो मैंडेटरी या इसेंशियल ड्यूटी है और गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिशियल्स उसको करने से ब्रीच करता है, ओमिशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट मैंडेमस डायरेक्शन इशू करके उनको कहते हैं कि अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करिए। इस केस में भी स्टूडेंट जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में
पेटिशनर ने कई सारे ऐसे पॉइंट्स को रेज करके मैंडेमस क्लेम किया था और कहा था कि लॉ तो बन गया है बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे टीथ है, बहुत सारे इसमें अच्छे प्रोविजंस है, लेकिन ये शैंडम बाइट बहुत कम ही इसका इन्फोर्समेंट होता है। कोई इफेक्टिव रेमेडीज नहीं मिलती है इन लोगों को जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। इसी जजमेंट को अगर आपने अपने आंसर में लिख दिया तो आपको आंसर में मार्क्स बूस्ट कर जाएंगे, है ना। जैसे इम्प्लीमेंटेशन की बात आए, आप यहाँ पर जजमेंट लिखो सुप्रीम कोर्ट का और यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर ये पिटिशन इसलिए आया था और इसी केस में बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिस लॉ इज अ गुड लॉ, इज हैविंग वेरी गुड ऑब्जेक्ट्स बट इट इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली। इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है और गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दी। यहाँ पर आप सेक्शन 21 ऑफ SC/ST एक्ट को देख सकते हो, सेक्शन 24 आपको भी मैं दिखा दूंगी यहाँ पर इस लॉ का। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने की, वो चीज़ें प्रॉपरली नहीं की जा रही हैं। ये बात इस केस में कही गई, ठीक है। तो आप इस केस को रेफर करके इसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हो, जो इश्यूज हैं उनको भी डाल सकते थे और इसका कंक्लूजन दिया जा सकता था। तो आप, आई होप कि आपको ये बात भी समझ आ गई। तो यहाँ पर इस आंसर को आप ऐसे कर सकते थे, विद केस लॉस, सम लीगल प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ और आपका अपना कंक्लूजन। चलिए, तो ये सारी बातें हमारी हो गई। अब हम जल्दी से फटाफट कर लेते हैं कि अब तक इस लॉ में कितने अमेंडमेंट्स हुए। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपसे कहा था कि मैं इस लॉ में दिखा दूंगी वो प्रोविजन, देखो यहाँ पर ये बेयर एक्ट है, ठीक है। आप पहले एक बार नजर डालो कि इस बेयर एक्ट में कितने सेक्शन है, क्या है। आप देख रहे हो इसमें टोटल कितने सेक्शन है, टोटल 22 सेक्शन, 23 सेक्शन है और एक स्केड्यूल है। स्केड्यूल अटैच की गई, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर। या देखो सेक्शन नंबर 21 अंडरलाइन करो। इसी केस में क्या है, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यही तो नहीं हो रहा था, तभी तो इस केस में मैंडेमस इशू करा गवर्नमेंट ने, है ना। इसके बाद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर टू मेक रूल्स और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में बात की गई। तो ये दो सेक्शंस भी अगर आप कोट कर दोगे तो भी बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी जजमेंट में जब भी मैंने आपको रेफर किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था कि आप सेक्शन 21 एंड 23 को प्रॉपरली फॉलो करिए, तभी जाकर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि इस लॉ में जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो क्या, हमारी इस नोट्स में, सॉरी जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं उसमें है कि इस लॉ में अब तक कितने अमेंडमेंट्स किए गए। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ऑलरेडी स्टूडेंट 2013 में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए, लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, लगभग बिल पास होने ही वाला था बट अल्टीमेटली नहीं हो पाया। इसको और स्ट्रिंजेंट करना था, उसमें कुछ और प्रोविजंस ऐड ऑन करने थे बट नहीं हुआ। 2014 में भी कुछ हुआ बट एक इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 2015 में और दूसरा 2018, तीसरा 2019। तो अगर अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आएगा तो आपको ये 3 अमेंडमेंट्स दिखने होंगे, 2015 का अमेंडमेंट, 2018 का, 2019 का। चलो फटाफट से 2015 के अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2015 का जो अमेंडमेंट हुआ इसमें क्या किया गया, इसमें आप पढ़ सकते हो कि दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस, क्या किया इसने इंट्रोड्यूस कर दिए कुछ न्यू ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो अट्रॉसिटीज टर्म दिया गया था स्टूडेंट, उसको और वाइडन कर दिया और न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया कि भाई ये सारी चीजें हैं जो अट्रॉसिटीज की मीनिंग में आएंगी। इसके बाद सेक्शन 3(2)(BA इसमें क्लेरिफाई कर दिया कि जो आईपीसी है, क्लेरिफाइज ऑफेंस अंडर आईपीसी सेक्शन से रिवोक्ड वाज इंसर्टेड, आईपीसी वाले ऑफेंसेस है वो भी इसमें इंसर्ट कर दी गए। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था इसका 2015 का सेक्शन 4(2) जिसमें कहा गया कि ऑफिशियल ब्रीच क्या होगी, यानी पब्लिक ऑफिशियल्स ब्रीच करते हैं ड्यूटी में क्या होगी, उसको डेफिनेशन दे दिया गया। सेक्शन 14A इंसर्ट किया गया जिसमें कहा गया कि अगर किसी को या अग्रीव्ड पर्सन है तो वो टाइम बाउंड ड्यूरेशन में अपील फाइल कर सकता है ना, और ये चीज़ इसमें डाल दी गई। इसके बाद एक नया चैप्टर जोड़ा गया, चैप्टर 4A, जिसमें कहा गया द राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस, है ना, विटनेस और विक्टिम दोनों की राइट्स के बारे में बात की गई। तो ये भी चीज़ है। 15A जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि स्टेट की ऑब्लिगेशन होगी कि वो अपहोल्ड करे दीज राइट्स बिगिनिंग विद द राइट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, है ना। इसके बाद ये कब इन्फोर्स होता है ये भी देख लीजिए, 26 जनवरी 2016 से ये जो अमेंडमेंट था ये ऑपरेट हो गया।
चलो क्विकली आते हैं 2018 का अमेंडमेंट, इस पर हमारा डिस्कशन बनता है करना। रीजन भी इस लॉ को हम डिस्कस करें, ठीक है, अमेंडमेंट को डिस्कस करें 2018 के, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब कौन सा जजमेंट है हम ये डिस्कस करेंगे। देखो 2018 का जो अमेंडमेंट आया स्टूडेंट, उसका पर्पस था क्योंकि उससे जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था। उस वर्डिक्ट को काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन उठा और कहा गया कि ये वर्डिक्ट ठीक नहीं है। स्पेशली एक तरफ हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कमज़ोर किया है, कहीं ना कहीं ये ओपिनियन दी गई। अब हुआ क्या था, कौन सा जजमेंट था, पहले ये देखो, उसके बाद 2018 का जजमेंट देखना, ठीक है। चलो ये देखो फटाफट से, ये जजमेंट क्या है। ये जजमेंट 2 जजेस बेंच का जजमेंट था, जिसका नाम है सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018। ये जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं अदर स्पेशल लॉज की तरीके इसका भी कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। किसी के अगेंस्ट एक एफआईआर कर देना और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लेना, ये ठीक नहीं है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो बनती है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इसे रैंडमली अरेस्ट नहीं करना है। अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस की एफआईआर की जाती है, तो एक बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, रैंडमली अरेस्ट नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है जो शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड नहीं है। उनके पास भी राइट है टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनैलिटी और लाइफ। तो यहाँ पर इस केस को काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल करा गया और इसके बाद गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और इसमें ये भी प्रोविजन रखा गया था कि एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन डाले जाए, यानी जो सेक्शंस दिया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी, ये चीज़ गलत है, ये इसमें जजमेंट में बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जजमेंट के बाद 2018 में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का पर्पस था कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस वर्डिक्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना, ठीक है। 2018 का जजमेंट अमेंडमेंट किया गया और 2018 के अमेंडमेंट ने क्या करा, जो कि 20 अगस्त 2018 को पास किया जाता है। इसमें कहा कि नो, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कही है वो ठीक नहीं है ना। कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर कंप्लेंट फाइल हो गई और अगर पुलिस सेटिस्फैक्ट्री होती है तो अरेस्ट किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो 18A(1)(a) जैसी कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें इसमें कही गई। इसके बाद इसमें और डिटेल में हम देख लेंगे जब हम कुछ कमेंट्स इस केस लॉस की करेंगे। इसके बाद इस जजमेंट के बाद जो 2018 का जजमेंट आया, तो फिर से डिबेट उठा और यहाँ पर फिर से को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक अच्छा जजमेंट दे चुका था टू प्रोटेक्ट बोथ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एक हार्मोनियस बैलेंस बनाया था जिससे कि मिसयूज भी ना हो और एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में किए गए अमेंडमेंट, जो कि स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट थे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इस जजमेंट में क्या हुआ। अब बाकी आप नोट्स में पढ़ सकते हो, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम हर चीज़ आपके लिए नहीं पढ़ सकते। आपको मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा वो सारी बातें लिखी हुई है। आप आराम से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में नोट कराइएगा। हम ये केस ज़रूर पढ़ लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट ज़रूर लिखेंगे आप, ठीक है। यही वो जजमेंट है बच्चों जिसमें 2018 में किए गए अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 का जजमेंट जो अमेंडमेंट है वो ठीक है और जो जजमेंट को ओवर रूल करने वाले प्रोविजंस डाले गए हैं उसमें कोई लैकुना नहीं है। इट इज़ फॉर द पर्पस फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सोसाइटी। तो ये हमारा हो गया ये जजमेंट, जो अल्टीमेटली स्टेट करता है, वो फिक्स करता है ये बातें कि जैसा लॉ था एज इट इज़ उसी तरीके से उसको देखा जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट अमेंडमेंट 2019 में आया, जो लगभग सारे लॉज पर अप्लाई होता है। आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो इन्फोर्स होता है 31 अक्टूबर 2019, जिसने ऑलमोस्ट सारे लॉज को जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू कर दिया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या SC ST एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू होता है,
नाउ द आंसर इज यस। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई। मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लॉ, पर्पस ऑफ दिस लॉ, बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टिल 2018 जजमेंट एंड 2018 का अमेंडमेंट, इसके बाद 2019 का अमेंडमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको ये SC/ST एक्ट की कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होगा, एट्रोसिटीज़ क्या है। और एट्रोसिटीज़ को एक बार अगर आपने समझ लिया तो मेंस के आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।